दूर किसी जंगल में राजू चिड़ा अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन राजू चिड़े की माँ उसे कहती है, राजू बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर और सुशील चिड़िया देखी है। मैं चाहती हूँ तू उससे शादी कर ले। अपनी माँ की ये बात सुनकर राजू चिड़ा अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रानी से, मैं रानी के सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा, तो तू भी सुन ले, मैं कभी भी उस रानी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। अच्छा, अगर आपका यही फैसला है तो आप भी सुन ले, मैं भी रानी के सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगा। इतना कहकर राजू चिड़ा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अगले ही दिन राजू शादी कर रानी को अपने घर ले आता है। राजू, तू बाज नहीं आया, आखिर तूने इस रानी से शादी कर ली, मगर मैं रानी को अपनी बहू स्वीकार नहीं करूँगी। ये घर तुम्हारे पिताजी ने मेरे नाम पर किया है और मैं इस घर में रानी को नहीं रखूँगी। ठीक है माँ, अगर रानी इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इधर नहीं रहूँगा, मैं अपनी रानी को यहाँ से ले जाऊँगा। फिर राजू रानी को एक किराए के घर में ले आता है। रानी, बुरा मत मानना, देखो माँ दिल की बुरी बिल्कुल नहीं है, वो कुछ दिनों बाद तुम्हें स्वीकार कर लेगी। और मैं जानता हूँ ये छोटा सा घर है, मगर कुछ दिनों तक तुम्हें इसी घर में गुजारा करना पड़ेगा। राजू जी, आप चिंता ना करें, मैंने माँ जी की बातों का बुरा नहीं माना। घर छोटा हो या बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उस घर में रहने वालों के दिल बड़े होने चाहिए। और समय यूं ही गुजरता गया। रानी चिड़िया ने 2 अंडे दिए, जिनमें से 2 प्यारे प्यारे से बच्चे निकलते हैं। फिर एक दिन राजू चिड़ा रानी से कहता है, रानी, मैं दाना लेने जा रहा हूँ, तुम बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है राजू जी, आप जल्दी आना, बच्चों को भूख लगी होगी। फिर राजू चिड़ा अपने घर से दाना लेने निकल पड़ता है। राजू चिड़ा तेजी से उड़ा जा रहा था कि अचानक सामने से आती हुई हवाई ऑटो उसे टक्कर मार देती है। वो जमीन पर गिर जाता है। वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। उड़ते हुए पायल चिड़िया उसे इस हालत में देखकर उसके पास आती है। जी भैया, ये आपको क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया? आह पायल, पायल, तुम जल्दी से रानी को बुला लाओ, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। राजू का इतना सुनते ही पायल चिड़िया जल्दी से उठती है और रानी को बुलाने वहाँ से चली जाती है। और कुछ देर बाद रानी भी वहाँ पर पहुँच जाती है। राजू को इस हालत में देखकर रानी के तो पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। राजू, राजू, ये आपको क्या हो गया? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आपको जल्दी से हॉस्पिटल ले चलती हूँ। रानी, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम बच्चों को लेकर माँ के पास चली जाना, माँ उन्हें देखकर बहुत खुश होगी और वो तुम्हें अपने घर में रख लेगी। इतना कहकर राजू चिड़ा अपनी आंखें बंद कर लेता है। रानी बेचारी अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई थी। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर का किराया टाइम पर न देने की वजह से मालिक मकान उनको घर से बाहर निकाल देता है। हेलो भैया, हम पर दया करें, हमें अपने घर से ना निकालें। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मगर कालू कौवा तो बहुत लालची था। वो रानी की एक नहीं सुनता और उन सबको घर से बाहर निकाल देता है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर राजू की माँ के घर पहुँच जाती है। इसके बाद रानी चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। माँ जी, दरवाजा खोलिए, हमें अंदर आने दीजिए, हम बहुत मुश्किल में हैं। मगर राजू की माँ रानी की आवाज पहचान जाती है और दरवाजा नहीं खोलती। आजा, निकल जा मेरे घर से, मेरे बेटे को तो खा गई, क्या अब मुझे भी मार देगी? माँ जी, कुछ तो ख्याल कीजिए, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊँगी? रानी चिड़िया के लाख मिन्नतें करने के बाद भी उसकी सास दरवाजा नहीं खोलती। अम्मा, दादी भी दरवाजा नहीं खोल रही, अब हम
कहाँ जाएंगे। बच्चों आप सब चिंता ना करें, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है, मगर अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और चिड़िया बारिश से बचने के लिए अपने बच्चों को लेकर एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मगर बारिश में बहुत देर भीगने की वजह से उसके छोटे से बेटे गुगू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। पता नहीं ऊपर वाला मुझसे कौन सी परीक्षा ले रहा है। एक तो इतनी तेज बारिश, ऊपर से गुगू की तबीयत भी खराब हो गई है। काश गुगू के पापा होते तो मुझे ये दिन न देखना पड़ता। इतना कहकर रानी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। मम्मा आप चिंता क्यों करती हैं? अगर कोई भी आपके साथ नहीं तो हम तो आपके साथ हैं ना। हर आई मुसीबत का मिलकर सामना करेंगे और मेरा दिल कहता है कि ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। अभी लाली इतना कहती ही है कि वो विशाल पेड़ चमकने लगता है और उस पेड़ पर बहुत से संतरे लग जाते हैं। वो जादुई संतरों का पेड़ उनसे बोलने लगता है, प्यारी चिड़िया तुम दुखी न हो, मैं एक जादुई संतरे का पेड़ हूँ और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। देखो मेरे संतरे में से थोड़ा सा रस निकाल कर अपने बेटे को पिला दो, इससे वो स्वस्थ हो जाएगा। और फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। संतरे का रस पीने के बाद गुग्गू बिल्कुल ठीक हो जाता है। संतरे के पेड़ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बहुत मदद की है। रुको चिड़िया, मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ। इतना कहकर वो पेड़ एक जादुई संतरा चिड़िया की तरफ फेंकता है। चिड़िया ये संतरा तुम ले जाओ, ये कोई मामूली संतरा नहीं बल्कि जादुई संतरा है और ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा जादुई संतरा घर बन जाएगा। और फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। जैसे ही वो संतरा जमीन पर रखती है तो वो एक बहुत ही विशाल घर में बदल जाता है। इसके बाद चिड़िया और उसके बच्चे उस घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। रानी, कालू, कबूतर और पायल वो चारों बहुत गहरे दोस्त थे। वो हमेशा एक साथ रहते। दोस्तों अब हमें अपने अपने घर जाना चाहिए क्योंकि ठंड भी बहुत बढ़ गई है। हाँ दोस्तों, बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला और रात काफी हो गई है। कबूतर और रानी की बात सुनकर कालू कौवा भी बोलता है, हाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि सुबह सवेरे हमें दाना लेने भी तो जाना है। और सुबह हो जाती है। वो सारे दोस्त दाना लेने के लिए एक जगह पर जमा हो जाते हैं, मगर अभी तक रानी चिड़िया नहीं आई थी। दोस्तों क्या बात है, अभी तक रानी नहीं आई? क्या वो भूल गई कि हमें आज दाना लेने जाना था? इतने में कहीं से उड़ते हुए रानी चिड़िया भी आ जाती है। नहीं दोस्तों, क्या मैं ये भूल सकती हूँ? मुझे अच्छे से याद है, हम सब दोस्त एक साथ दाना लेने जाते हैं। चलो अब जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। फिर वो सारे दोस्त मिलकर बहुत दूर एक फलों के बाग में आते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत से फल लगे हैं, हम सब यहाँ से पेट भर कर फल खाते हैं। रानी की बात सुनकर कबूतर भी बोलता है, दोस्तों मुझे ये जंगल बहुत सुंदर लग रहा है, तुम जब तक फल खाओ तब तक मैं इस जंगल में थोड़ा सा घूम लेता हूँ। ठीक है बंटी, मगर ध्यान से, कहीं खो मत जाना, हम सब तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। अरे नहीं, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो खो जाऊंगा, बस मैं यूं गया और यूं आया। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। उड़ते उड़ते बंटी कबूतर बीच जंगल में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे एक पेड़ के नीचे एक अजीब सी शय दिखाई देती है। अरे ये क्या शय है? इसमें तो मैं दिखाई दे रहा हूँ, शायद ये एक आईना है। मगर देखो तो जरा, मैं कितना सुंदर हूँ। मेरा सफेद रंग मेरे दोस्तों से बिल्कुल अलग है। काफी देर गुजर जाने के बाद जब कबूतर नहीं लौटता तो उसके दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं। कालू भैया, पायल, क्या बात है? बंटी अभी तक नहीं लौटा, कहीं वो मुसीबत में ना हो। नहीं रानी, बंटी कोई बच्चा नहीं है, हो सकता है वो भूल गया हो और अपने घर
घर चला गया हो, हमें उसके घर जाकर देखना चाहिए। फिर वो सारे दोस्त बंटी कबूतर के घर पहुंच जाते हैं, जो पहले से ही अपने घर में बैठा हुआ था। बंटी मेरे दोस्त, तू यहाँ पर आकर सुकून से बैठ गया है और उधर हम सब तेरे लिए बहुत परेशान थे। और ये तेरे आगे क्या रखा हुआ है? नहीं काले कलूटे कौवे, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ और आज के बाद मुझे कभी अपना दोस्त मत कहना। कबूतर की ऐसी बातें सुनकर सारे दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं। बंटी, ये क्या तरीका है कालू भैया से बात करने का? और तुम भूल गए कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं। रानी, दोस्त थे मगर अब नहीं। अब मुझे इस आईने की वजह से पता चल चुका है कि मैं कितना सुंदर हूँ। इसीलिए अब मैं किसी काले कलूटे पक्षी से दोस्ती नहीं रखूंगा। हाँ, और अगर तुम मेरी दोस्त रहना चाहती हो तो तुम्हें कालू से दोस्ती छोड़नी पड़ेगी। ये सब सुनकर कालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बंटी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जाहिरी खूबसूरती की वजह से अपने बचपन के दोस्तों को छोड़ रहे हो। बंटी, असल सुंदरता तो दोस्तों से होती है, ना कि सुंदरता से सच्चे दोस्त बनाए जाते हैं। मगर बंटी कबूतर तो किसी की कोई बात सुनने को तैयार न था। फिर वो सारे दोस्त निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सारा दिन बंटी कबूतर आईने में अपने आप को ही देखता रहता। अगर रानी मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं अपने जैसे सुंदर सुंदर पक्षी ढूंढ लूंगा। फिर इसके बाद बंटी कबूतर सफेद तोते के पास जाता है, जो जंगल में बैठा फल खा रहा था। सफेद तोते, तुम भी मेरी तरह सुंदर और सफेद हो। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? नहीं नहीं बंटी, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा। तुमने अपनी सुंदरता की वजह से अपने बचपन के दोस्तों के साथ ही दोस्ती नहीं निभाई, तो मुझसे क्या निभाओगे? ठीक है, मत करो मुझसे दोस्ती। इतना कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर कबूतर उड़ते हुए डोली चिड़िया के पास आता है, जो अपने घोंसले में बैठी हुई थी। और कबूतर उसे भी वही कहता है जो उसने सफेद तोते से कहा था। मगर डोली चिड़िया भी उससे दोस्ती करने से साफ मना कर देती है। इसके बाद कबूतर वहाँ से भी चला जाता है। फिर अगली सुबह बंटी कबूतर अकेला ही दाना लेने निकल पड़ता है। वो पहले कभी अकेला दाना लाने नहीं गया था, इसीलिए उसे बहुत डर लग रहा था। और अचानक से ही बंटी कबूतर की नजर ऊपर आसमान पे पड़ती है, जहां उसे उड़ता हुआ एक खतरनाक बाज दिखाई देता है। वो बहुत डर जाता है और बिना दाना खाए ही वहां से चला जाता है। अब बंटी कबूतर बिल्कुल अकेला हो चुका था और वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपने सच्चे दोस्त खो दिए, मगर मैं अपने दोस्तों से माफी मांग लेता हूँ। मेरे दोस्त जरूर मुझे माफ कर देंगे। और फिर इसके बाद उड़ता हुआ बंटी कबूतर अपने दोस्तों के पास आता है। बंटी, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम फिर से कालू भैया के रंग का मजाक उड़ाने आए हो? मगर इस दफा हम तुम्हें अपने दोस्त की बेइज्जती नहीं करने देंगे। नहीं रानी, बस तुम एक दफा मेरी बात सुन लो। मैं तुम सबसे माफी मांगने आया हूँ। तुम सबसे दूर रहकर मैं जान चुका हूँ कि जीवन में असल सुंदरता तो सच्चे दोस्तों से होती है। इतना कहकर बंटी कबूतर वो आईना जोर से जमीन पर फेंक देता है। लो दोस्तों, अब मैंने ये आईना भी तोड़ दिया है, क्योंकि मुझे सुंदरता से ज्यादा सच्चे दोस्तों की जरूरत है। बंटी मेरे दोस्त, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बंटी, हम बहुत खुश हैं कि तुम लौट आए। इसके बाद फिर से वो चारों दोस्त हमेशा की तरह इकट्ठे रहने लगे।